लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की इंट्रोडक्शन क्या है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स की दुनिया कैसी होती है, क्यों डाल्टन जी को गलत प्रूफ करते हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आए, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके मॉडल्स के बारे में किसने बताया एंड इन सभी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन सभी को हम इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बंद कर दिया जाता है। मोर ओवर हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में, उसकी एप्लीकेशंस कैंसर, ट्यूमर, गॉइटर में कैसे होती है, ये सारा कुछ हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस एंड फन, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर आ गई हूं। सो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जहां पे एटम को डिविजिबल नहीं इनडिविजिबल बताया गया था कि एटम के फर्दर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि एटम तो डिविजिबल होते हैं, एटम के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जैसे क्लास है, सपोज कर लो आप, सपोज कि आप हो ही 9th क्लास में, ठीक है। सो आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास में ऐसा भी हो सकता है, उसके बाद सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है क्लासेस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये इसके सब क्लासेस हैं, ठीक है। मेन आपकी क्लास 9th है, उसके बाद सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, फर्दर इसकी डिवीजन हो चुकी है। वैसे ही मेन हमारे पास एटम है, लेकिन एटम के अंदर 3 और पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए, दैट वर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर? तो जो आज की डेट में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता है, वो हमें क्या पता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। जैसे हमारे घर में स्टोर हो और उसके जैसे हमने कहीं जाना है बाहर घूमने, राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स, हमारा जो भी ज्वेलरी वगैरह इंपॉर्टेंट सामान होता है, एक जगह पे लॉक करके उसको बंद करके चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है जिसको लॉक करके हम जा चुके हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, वो फ्रीली क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दैट न्यूक्लियस। तो ये आज की डेट में हमें इस मॉडल के बारे में पता है। लेकिन हम सबसे पहले ऐसा नहीं हुआ था कि अचानक किसी को सपना आ गया और अचानक से ये मॉडल बन गया, नहीं। पहले बहुत सारे मॉडल्स आए और उन मॉडल्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए, उसके बाद हमें इस मॉडल के बारे में पता चला। ओके, सो हम उन सभी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम हाइड्रोजन एटम के बारे में एक बात देखते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, बट उसके बीच में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। सिर्फ हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सारे एटम्स के बीच में न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो अभी हम देखते हैं। इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। द इलेक्ट्रॉन वाज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल। फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब जहां से बाकी चीजें बनी है, जो एक बेस है जहां से बाकी चीजें डेवलप हुई हैं। ओके, सो इट वाज द, जैसे हम बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक पहला फंडामेंटल पार्टिकल था जिसको डिस्कवर किया गया। उसके बाद प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। ओके, that was discovered. The credit for the discovery of this electron goes to J.J. Thomson. इनका नाम याद रख लेना है। किसने इसकी डिस्कवरी करी थी? J.J. थॉमसन जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इसकी डिस्कवरी करी गई थी। आप जब 11th क्लास में जाओगे, सेम आपको चैप्टर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 11th क्लास इन मोर एडवांस्ड एंड डिटेल मैनर। वहां पे आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट फुल डिटेल में करवाया जाएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा जस्ट
ओवरव्यू दे देती हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ था, बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, वो ना डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, हर कोई डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करे। तो इन्होंने क्या देखा, डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है कि लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही ज्यादा बैटरी बहुत हाई लगा दी, और प्रेशर वैक्यूम पंप से, जैसे हमारे रूम है, ठीक है, हम रूम को समझ लेते, तो वैक्यूम पंप से हम क्या करें, थोड़ा सा प्रेशर को बाहर निकाल लें, ताकि जो गैस है उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा उसको बाहर आने के लिए जगह भी मिल जाए। अगर बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं चल पाएंगे, ठीक है, अगर लो प्रेशर होगा तो इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल जाएगा चलने का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज रखी गई। एंड यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आपको सिर्फ इतना सा ही है कि यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, एंड डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड एंड होता है, एक एनोड एंड होता है, कैथोड एंड होता है, एनोड एंड होता है। तो यहाँ पे क्या की बहुत ही ज़्यादा हाई बैटरी लगा दी गई, और यहाँ पे क्या हुआ, हाई बैटरी करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम को देखा गया कि यहाँ से ये जा रही है एनोड की तरफ। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव एंड होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। तो एनोड की तरफ जो चीज जा रही थी, जो चीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब वो खुद क्या है, नेगेटिव है। तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ एटम के बीच में कोई नेगेटिव पार्टिकल है जो हाई वोल्टेज की वजह से क्या हुआ, वहां एटम से बाहर निकल गया और एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया किसकी हेल्प से, डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से, जहां पे लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज देखी गई। इलेक्ट्रॉन बीम उस टाइम दिखती नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, ठीक है, जहां पे ग्लो नजर आता है। तो उन्होंने यहाँ पे वो स्क्रीन लगाई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम क्योंकि नजर नहीं आती थी, उसका ग्लो नजर आया। बट आज की डेट में हमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को विजिबल बना देते हैं, उसकी रेंज को विजिबल बना देते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉन बीम को देख पाए। ओके, सो इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में पता क्या करा गया, चलो एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसके बारे हमें पता क्या चला कैथोड रेज के बारे में। ओके, सो कहता जो स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल यहां से निकली ना, जो यहां से एनोड की तरफ जा रही थी, उसको इन्होंने क्या बोला, कैथोड रे। उसको उन्होंने क्या बोला, कैथोड, क्योंकि कैथोड से बाहर निकल रही थी तो उसको कैथोड रे बोल दिया गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड रेज है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। ओके, नेक्स्ट इज मास एंड चार्ज डू नॉट डिपेंड, मतलब आप कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कोई भी गैस ले लो, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास एंड उसका चार्ज, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बदल नहीं रही थी। ये जो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, ये यूनिवर्सली हर एटम के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये चीज हमें पता लग गई इस एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मास मतलब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन के मास को वे करा हमने, तो उसका एब्सोल्यूट, जब मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर रही हूँ खुद को, तब उसका मास क्या आया, मैं किसी और से कंपेयर नहीं। रिलेटिव क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। अगेन आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बोलूँ आपके 100 में से 85 मार्क्स आए, ओके, सो ये क्या है, आपके एब्सोल्यूट मार्क्स है, आप किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा। बट अगर मैं बोलूँ आप क्लास में सेकंड आए हो, आप क्लास में थर्ड आए हो, आप क्लास में 10th पोजीशन पर आए हो, ये क्या है, इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो ये क्या है, कंपैरिजन नहीं हो रहा, उसका एब्सोल्यूट मास है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स, एंड इसका एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज
रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव मतलब जब इसका कंपैरिजन किया गया, कंपैरिजन कैसे किया गया, उन्होंने बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन होता है। ओके, सो मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1U है, एंड रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1/1840U। U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, जिसकी डिटेल हमने लास्ट चैप्टर में करी थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वैसे तो इसका चार्ज एब्सोल्यूट चार्ज है वो 1.6 समथिंग है, लेकिन रिलेटिव चार्ज क्या है इसका, -1, क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज है तो इसको यूनिटी, एक यूनिट चार्ज इसको दे दिया। ओके, नेगेटिव क्यों दिया, ये नेगेटिव है, ठीक है, प्रोटॉन को +1 दे देगी, इसको -1 दे दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अभी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी मॉडल है ये। थॉमसन जी ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, लेकिन थॉमसन जी ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, लेकिन उन्होंने ये भी बाद में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, किस तरीके से वो अरेंज्ड है। उनसे पूछा गया कि आपने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एटम के बीच में कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने क्या बताया, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं कहीं क्या हैं, पड़े हैं, एम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये सारे क्या हैं, जहाँ पे मैं येलो मार्क कर रही हूँ, ये सारे उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इस चीज को उन्होंने कंपेयर किया किस चीज से, वाटरमेलन से। सो पहले ये चीज देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बीच में धसे हुए हैं, उनको बीच में रखा हुआ। जैसे आप खीर खाते हो ना, खीर खाते हो तो उसके बीच में काजू किशमिश ऐसे डाल के देते हैं, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। खीर पूरी क्या है, वो हमारा पॉजिटिव स्फीयर है। एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वो कहता है एज अ होल एटम जो है, इन्होंने यही बताया था थॉमसन जी ने कि इलेक्ट्रॉन एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे ना, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना कुछ पॉजिटिव भी होगा। वो कुछ इनको नहीं पता था, उनको बस इतना पता था अगर ये नेगेटिव चीज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ इसको ऑपोजिशन में कुछ पॉजिटिव चीज भी पड़ी होगी। उन्होंने इस चीज को क्या बोल दिया कि एक पूरा का पूरा स्फीयर है जो पॉजिटिव है। ओके, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इसको वाटरमेलन से कंपेयर किया, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ओके, वाटरमेलन से इन्होंने क्या बोला कि जो रेड पार्ट है ना, जो रेड पार्ट है दैट इज पॉजिटिव स्फीयर, और जो यहाँ पे बीज होते हैं इसके काले काले, वो क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जस्ट एक रियल लाइफ एग्जांपल दी उन्होंने ताकि लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाएं। वाटरमेलन सीड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, द रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला पॉजिटिवली चार्ज्ड। उनको नहीं पता था प्रोटॉन क्या है, उस टाइम प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की, सबसे बड़ा सवाल, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की, क्या वो गोल्डस्टाइन ने की, क्या वो रदरफोर्ड ने की, किसने करी इसकी डिस्कवरी। तो अभी मैं आपको इसका एक सिंपल सा आंसर देती हूँ। देखो, गोल्डस्टाइन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, या उसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं, या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, दैट इज टोटली ऑपोजिट टू जो जे थॉमसन ने करा था। ठीक है, उसके ऑपोजिट में ही करा, थोड़ी सी चीजें बदल दी। और उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे सपोज कर लो हाइड्रोजन का है एटम, यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, राइट। न्यूट्रॉन तो इसके बीच में है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है तो पीछे क्या बच गया, प्रोटॉन। इसीलिए अगर हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उसको मैं H पॉजिटिव भी बोल देती हूँ, और वही चीज क्या होती है, प्रोटॉन होती है। बट गोल्डस्टाइन ने ये नहीं बोला था कि H पॉजिटिव इज प्रोटॉन। गोल्डस्टाइन ने बस इतना बताया था कि हाइड्रोजन गैस को आपने लिया, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, जो पीछे जो चीज बची है ना, जो भी वो चीज है, उन्होंने उसको H पॉजिटिव बोला, वो जो कहता है पॉजिटिव चीज है, उसकी प्रॉपर्टीज उन्होंने दे दी थी। बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये प्रोटॉन है। उनको ये बात नहीं समझ में आई थी कि आखिरकार क्यों H पॉजिटिव के पास ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब मैं गैसेस को बदल रहा हूँ, जब मैं ऑक्सीजन गैस ले रहा हूँ, जब मैं नाइट्रोजन गैस ले रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे
आपको पॉजिटिव पार्टिकल क्यों नहीं नजर आ रहा, राइट? सपोज कर लो हमारे पास कोई और गैस आ गई जिसके बीच में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है। इस तरीके से वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 प्रोटॉन्स बच जाएंगे। तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ एक प्रोटॉन की प्रॉपर्टी बता पा रहे थे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस में उस चीज की प्रॉपर्टी बता पा रहे थे, बाकी किसी एटम में वो नहीं बता पा रहे थे कि क्यों ये एक पॉजिटिव वाला, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चीज हो, वो क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा बाकी एटम्स में। तो ये चीज किसने हमें बताई थी, ये चीज हमने रदरफोर्ड जी ने बताई थी कि ये जो प्रोटॉन है ये बाकी एटम्स में कहां पे एग्जिस्ट करता है। ओके तो उन्होंने ये चीज बताई थी, गोल्डस्टाइन को आइडिया लग गया था इस चीज का, बट वो इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसको एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने ही बताया था कि हमारा प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। ओके सो हम उसकी जो श्रेय है इस प्रोटॉन की डिस्कवरी का वो रदरफोर्ड को देते हैं, ना कि गोल्डस्टाइन को। नेक्स्ट देखते हैं कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, दैट इज नॉट सो इन डिटेल, आपको इतनी डिटेल में इसके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परफोरेटेड होता है होल्स। ओके उन्होंने क्या किया यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब ली, अगेन एक कैथोड एंड एक एनोड एंड है। अभी यहाँ पे ये कैथोड है, सपोज कर लो ये एनोड है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। तो अभी क्या होगा, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव यहां से निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हमें वो रेज विजिबल तो नहीं है, हमें फिर से फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगानी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, कैथोड के बीच में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ होल्स कर देते हैं ताकि जो ये रेज है यहाँ से पास हो और यहाँ पे ये जो स्क्रीन है ना वहां पे इसका ग्लो नजर आए, राइट? रेज यहाँ से निकली, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो निकल गए, पीछे क्या रह गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो इसके बीच में है ही नहीं, तो प्रोटॉन्स जो हैं इधर आ रहे हैं, प्रोटॉन्स यहाँ पे होल से निकल के उस फ्लोरेसेंट ट्यूब जहाँ पे वो ग्लो नजर आएगा, ठीक है, जहाँ पे वो ग्लो नजर आएगा वहां पे जाके टकराए और हमें पता लग गया कि यहाँ पे भी कुछ तो पंगा है, यहाँ पे भी कोई तो बीम आई है जो क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। उसी को हम परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं कि जिसके बीच में हमने क्या किए हुए हैं, कुछ होल्स करे हुए हैं। ओके सो कीपिंग लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, डिस्चार्ज ट्यूब है तो लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज तो रहेगा ही। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, गोल्डस्टाइन ने किया था, उन्होंने हाइड्रोजन गैस में इसके बारे में बता दिया था। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड रेस। स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स इन कैथोड को हमने क्या बोला था, कैथोड रेस। ये एनोड से निकल रही है तो उसको एनोड रेस बोल रहे हैं। मास एंड चार्ज डिपेंड्स अपॉन द गैस टेकन, ये मैंने आपको चीज बताई कि मास और चार्ज जैसे जैसे गैस बदलती जा रही थी, गोल्डस्टाइन को नहीं पता लग रहा था क्यों ये पॉजिटिव पार्टिकल का भी मास बढ़ता जा रहा है। ये पॉजिटिव पार्टिकल अगर मैं गैस ले रही हूँ वो जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं वहां पे उसका मास डबल हो रहा है, वो अगर मैं वो वाली गैस ले रही हूँ जहाँ पे 10 प्रोटॉन है तो उसका जो मास है वो 10 टाइम्स हो रहा है। उसे इंडिविजुअली नहीं समझ में आ रहा था कि ये पॉजिटिव पार्टिकल एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है, तो उनको ये चीज नहीं समझ में आई थी। अभी देखते हैं प्रोटॉन इज फॉर्म्ड, एक मिनट इसको क्लियर कर ले। हाँ, अ प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन कैसे बनता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, ये गोल्डस्टाइन ने बताया था। उन्होंने ये प्रोटॉन स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया था। ओनली हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन, एक सिर्फ हाइड्रोजन गैस होता है जिसमें एक प्रोटॉन बचता है, बाकी क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, ये मैं 50 बारी बोल चुकी हूँ, न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन गैस में। ऑल अदर एटम्स कंटेन मोर देन 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, बाकी सारे जो हैं उनके न्यूक्लियस में एक से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन ही है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, इसका एब्सोल्यूट मास क्या है, इसका मास है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
27 किलोग्राम्स एंड इसका चार्ज क्या है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। क्या बोला था थॉमसन ने, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर पॉजिटिव का जितना चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव का चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाएगा। वहां पे क्या था, चार्ज नेगेटिव में था, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये क्या है, प्रोटॉन है। नेक्स्ट इज रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन। रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला था, एएमयू में ही किया था। अभी रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कैसे करेंगे, एएमयू में ही करेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन क्या था, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। हाइड्रोजन एटम मतलब, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मास निग्लिजिबल गिना जाता है, उस मास की इतनी वैल्यू है ही नहीं, उसका मास 10⁻31 किलोग्राम्स, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10⁻31, कितना ज्यादा छोटी वैल्यू है ये, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को क्या गिना जाता है, निग्लिजिबल गिना जाता है, कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यही बोला जाता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका बेसिकली मास किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसके प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन का तो मास निग्लिजिबल होता है। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1U, so mass of electron will be 1U. रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन। रिलेटिव चार्ज क्या है, पहले ही आपको बता दिया था, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज -1 एंड रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1। ओके, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करी चार्डविक ने। ओके, इस सभी के एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल आपके सिलेबस में नहीं है, उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू इसकी करी थी। देन डिस्कवरी न्यूक्लियर साइंस में उनका काफी ज्यादा रोल था। प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस उन्होंने बताई। एलिमेंट्री पार्टिकल्स डिवॉइड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो एक ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल है जिन पे 0 चार्ज होता है। ओके, हमारे पास अभी तक 3 आ चुके हैं पार्टिकल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 चार्ज। पॉजिटिव इज प्रोटॉन, नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन एंड 0 चार्ज वाला है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या होती हैं। एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पास प्रोटॉन का था, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, कोई चार्ज नहीं है हमारे पास न्यूट्रॉन पे, इसीलिए एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू, ये चाहे आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, इतना कुछ खास जरूरी नहीं है। ओके, सो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास न्यूट्रॉन का है वही मास प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन का क्या था, जो मास हाइड्रोजन गैस का होता है। ओके, सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1U एंड मास, रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1U। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बोला, वो गलत हो गया। हाइड्रोजन गैस इज H2, वो तो एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की, सिर्फ एक H की बात करें, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो रिलेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या है, हमारे पास 0 है, बिल्कुल सही है ये बात। नेक्स्ट इज मॉडल्स ऑफ एटम। हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, दैट इज थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोहर मॉडल। मैंने आपको थॉमसन मॉडल के बारे में बताया, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, खीर, उसके बाद में काजू किशमिश सारा कुछ डाला हुआ है, वो क्या है, थॉमसन का मॉडल। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड की डिस्कवरी, रदरफोर्ड ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो इसके एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल जो कि है बोहर का मॉडल, जिसका डिटेल आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ोगे और इसकी प्रॉपर डिटेल आपके 11th क्लास में आएगी, अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल ली। ओके, सो फर्स्ट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। Rutherford atomic model is the model which describe the atom as tiny dense positively charged core। वो क्या बोलता है, इसके कंक्लूजन क्या निकला,
इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन दी, फिर उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, जो हमने मॉडल पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में एटम का, उन्होंने क्या बताया कि हमारे एटम के बीच में एक छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज, छोटा सा टाइनी डेंस, मतलब बहुत ही ज्यादा भारी, मतलब जो एटम है उसका सारा का सारा मास इसी न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज डेंस कोर मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर तक जाए, ओके, कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको उन्होंने क्या बोला, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, इन विच नियरली ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, सारा का सारा मास उसी चीज में होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है, अराउंड विच लाइट नेगेटिवली चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसके आसपास लाइट मतलब जिसका इतना मास नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को हम वैसे भी निग्लिजिबल ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इतना मास नहीं होता, लाइट नेगेटिवली चार्ज, अरे भाई देखो, एक का है 10⁻⁻27, एक का है 10⁻⁻31, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन भी छोटा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है। तो लाइट नेगेटिवली चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे सर्कुलेट करते जाते हैं, मच लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड दी सन, जैसे कि आपको लास्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास एक रदरफोर्ड मॉडल आएगा जो माइक्रो और मैक्रो को सिमिलर सा बताएगा। वो क्या बताएगा, एटम के अंदर जैसे चीजें हैं वैसे ही एटम के वैसे ही हमारे यूनिवर्स में है, जैसे सन है उसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ही कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर आप हीलियम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ओके, He2 पॉजिटिव, राइट। सो ये क्या है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं जो रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू लिए जाते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स कोई भी हो सकता है, इनटू अ थिन 100 नैनोमीटर शीट ऑफ गोल्ड, बहुत ही पतली सी क्या करी, थिन नैनोमीटर शीट ऑफ गोल्ड की गोल्ड फॉइल को यूज किया। आपने एल्यूमिनियम फॉइल अपने घर पे देखा होगा जो कि इतना पतला नहीं होता, ये मैं नैनोमीटर्स की बात कर रही हूँ, राइट, नैनोमीटर बहुत ही छोटा यूनिट है। सो थिन नैनोमीटर शीट को हमने लिया, इन्होंने क्या किया मैं आपको प्रॉपर डायग्राम से समझाऊंगी। देन नोटिसेस देयर इंटरेक्शन विद गोल्ड फॉइल एंड ट्रेजेक्टरी पाथ, कैसे वो अल्फा पार्टिकल्स ने कौन सा पाथ लिया, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएंगी। सो यहाँ पे क्या है, ये इनका रेडियो एक्टिव सोर्स है, दिस इज द रेडियो एक्टिव सोर्स। यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स गए, इन्होंने यहाँ पे लेड की प्लेट रखी हुई है ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में जा सके। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ टोटली फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर मैं इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दूँ, मतलब अगर मैं बीच में ही कोई और लाइक कोई भी ले लो, हमारा सेकंड चैप्टर, मैं वो शुरू कर दूँ, बीच में तुम्हें एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो मैं क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रही। अगर आपको एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो इस पर्टिकुलर रे को, ताकि ये जो रे है, जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आए हैं, वो इस छोटे से होल से पास आउट होके जो भी जाएं वो कॉन्सेंट्रेशन में जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, कॉन्सेंट्रेट हुई, वो कहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट हुई, गोल्ड फॉइल पे, बहुत ही पतली सी नैनोमीटर्स के साइज की गोल्ड फॉइल यहाँ पे रखी हुई थी। इसके आसपास इन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन किस चीज के लिए होती है, वो इसी चीज के लिए होती है ताकि हमें विजिबल हो जाए कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दिखते तो है नहीं, ठीक है, ताकि हमें चीजें विजिबल होनी हो जाए, तो इसीलिए हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। तो उसको ZnS जिंक सल्फाइड की बनी होती है वो, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन यहाँ पे गई, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन से हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या हो रहा है, कैसे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं अपॉन फॉलिंग ऑन गोल्ड फॉइल। सो इसके लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखी गई, उसके बाद कंक्लूजन करे गए, राइट। सो हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, कैसे क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी। देखो ये रहे अल्फा पार्टिकल्स, ये रहे, इन्होंने एटम्स दिखाए हुए हैं कि आपका गोल्ड फॉइल है उसके बीच में ये एटम्स है। तो उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो बिल्कुल ऐसे सीधे चले गए,
ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ भी रास्ते में कोई रुकावट नहीं है मेरे, तो मैं ऐसे जाऊंगी तो मैं सीधी चली जाऊंगी। ओके, सो इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, ये बिल्कुल ऐसे सीधे पास हो गए। इससे क्या पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, अगर आप बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहे हो, अगर रास्ते में भीड़ होगी तो आपको मुश्किल आएगी। ठीक है, अगर रास्ते में कोई हो ही ना, बड़े आराम से चले जाओगे। तो उनको क्या पता लगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है एटम में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही चले गए। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे यहाँ पे कुछ बहुत सारी भारी सी चीज हो और मैं जा रही हूँ सीधा, या मैंने यहाँ पे बॉल फेंकी, राइट, बॉल सीधा फेंकी, तो वो क्या होगी, अगर वहां पे सीधी कोई चीज उसको टकराएगी तो वो क्या करेगी, अगर बिल्कुल पिन पॉइंट पे टकराएगी तो एकदम से ऐसे 180 डिग्री पे वापस आ जाएगी। अगर थोड़े से टेढ़े एंगल से मैं मारूंगी, वो क्या करेगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होके मेरे पास वापस आएगी। तो वही चीज है, कहते कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जो अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज को नहीं टकराए, वो थोड़े से उसके पास होके चले गए, मतलब मौत को छू के वापस आ गए। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये गए पॉजिटिव चार्ज इधर, जो अल्फा पार्टिकल है ये गए इधर, एंड यहाँ पे क्या हो गए, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन से वापस आ गए कुछ अल्फा पार्टिकल्स। देन ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, लाइक 1 to 2% अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो टोटली बाउंस बैक हो गए। लाइक यहाँ पे गए और सीधा ऐसे बाउंस बैक हो गए वापस, जैसे आपने यहाँ पे बॉल फेंकी, सीधा फेंकी और सीधा यहाँ पे आके टकराई। ठीक है, तो टोटली क्या हो गए, 180 डिग्रीज पे बाउंस बैक हो गई। ये 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखी। अब इन ऑब्जर्वेशंस को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल ही जाएंगे नोट्स, तो इतना आप सिर्फ समझने पे ध्यान दो इस टाइम पे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड टुवर्ड्स गोल्ड शील्ड, तो ये क्या हो गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए। इससे हमें क्या पता लगता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, उससे हमें क्या पता लगता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट, जैसे थॉमसन ने बोला था कि होल स्फीयर इज पॉजिटिव, इससे हमें क्या पता लगता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो थ्रू आउट नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कहीं छोटे से पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट इज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ओनली 1 to 2%, वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए, टोटली बाउंस बैक हो गए एट अबाउट 180 डिग्रीज ऑफ एंगल। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये जो छोटा सा पार्ट है ना, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो बहुत ही डेंस फॉर्म में, बहुत ही छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम उसने ऑक्यूपाई करा हुआ है। नाउ इससे कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में होगा, लाइक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसके बीच में एक छोटी सी मक्खी या कुछ आप लगा लो, तो अगर वो स्टेडियम एटम है ना, तो वो जो मक्खी होगी वो न्यूक्लियस होगा। इतनी छोटी चीज है, एज कंपेयर टू एटम न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। ओके, बट बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, छोटा जरूर है बट बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। सारा का सारा मास उस एटम का उस न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट होता है भाई, क्यों, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना आसपास, उनका कोई मास है ही नहीं, उनका मास निग्लिजिबल है। ओके, सो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इन दैट वॉल्यूम ही कॉल्ड न्यूक्लियस, उन्होंने उस चीज को न्यूक्लियस बोला। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ, उसको उन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट्स होते हैं वो। न्यूक्लियस बीइंग डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही भारी होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज आर हेल्ड टुगेदर। ओके, सो कहता पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसी की वजह से जो एटम है वो स्टेबल रहता है। बट उसके बाद रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशन भी आई, स्टेबिलिटी पे ही है, वो भी हम देखते हैं। पहले ये चीज देख लो, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैज बीन फाउंड टू बी 10⁵ टाइम्स स्मॉलर। मैंने आपको ऑलरेडी एक हिंट तो दे दिया, बट अगर मैं बोलूं इन प्रॉपर प्रिसाइज मैनर अगर आपको बताया जाए, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो कितना छोटा है, 10⁵ टाइम्स छोटा है, किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। ओके, सो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम टुगेदर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। बट इन ओरिजिनल
रदरफोर्ड मॉडल, बट कहता जो ओरिजिनल रदरफोर्ड मॉडल था, हमने बाद में ये बोला कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में, ये दोनों न्यूक्लियस में लाई करते हैं और उसको न्यूक्लियॉन्स बोलता है, बट रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था कि न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बताया और उन्हें बताया प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करता। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, और मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो ये चीज़ों को अच्छे से देख लो, ये समझ आई या नहीं आई मुझे बताओ। अगर नहीं समझ में आई, मैं हर किसी का कमेंट देखती हूँ, हर बच्चे का कमेंट देखती हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं उस पर रिप्लाई भी करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी, आपका आंसर मैं ही आपको दूंगी, तो डोंट वरी ऑन दैट। सो नाउ लेट्स सी लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या है? डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम स्टेबल है, वो ये प्रूफ नहीं कर पाए। कैसे नहीं प्रूफ कर पाए? हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है मैक्सवेल की फिजिक्स में, जिसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी चेंज होती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में, चाहे उसकी स्पीड सेम है, बट क्योंकि हर टेंजेंट पे उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी बदल रही है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है। चाहे स्पीड सेम है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी बदल रही है। और जब वेलोसिटी बदलती है, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर कोई चीज़ एक्सेलरेटेड मोशन में है, वो क्या करेगी, अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली लूज करेगी। जस्ट वेट, हाँ, सो ये अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली लूज करेगी। तो वो कहता कि अगर ये थ्योरी सच है मैक्सवेल की, जो कि बिल्कुल सच है, तो कहता है उसके अकॉर्डिंग तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो अपनी एनर्जी को लूज करते 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 उसको एक स्पाइरल पाथ में न्यूक्लियस के बीच में कोलैप्स हो जाना चाहिए। और एटम तो स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, फिर तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम तो किसके बने हैं? एटम के। हर चीज़ आसपास एटम की बनी है, एटम तो कोलैप्स नहीं होता। तो कैसे ये मॉडल प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैसे स्टेबल हैं? क्यों जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते 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 कोलैप्स नहीं हो जाता न्यूक्लियस के बीच में जाके? ओके, सो वो चीज हम देखेंगे। रदरफोर्ड ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन दी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ पढ़ा था। तो वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, वो बोहर ने बताया था। ओके, तो ये जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने बस इतना बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं वो नहीं बता पाए। ओके, सो इसके बारे में हमें नेक्स्ट मॉडल में पता लगेगा, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। So now let's see Bohr's model of an atom क्या बोलता है। So यहाँ पे the electrons revolve around the nucleus in only certain orbits। उसने बोला था certain orbits, मतलब वो क्या है, fixed orbits हैं, राइट? उन्होंने क्या बोला, फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट्स जो सर्कुलर पाथ की हम बात कर रहे थे, ये ऐसे रैंडम नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसकी फिक्स्ड एनर्जी है इन सभी पाथ्स की। आप एक फिक्स जगह पे रहते हो, आप एक फिक्स स्कूल में जाते हो, आप ऐसा नहीं है कि रोज अपना बोरिया बिस्तर लिया और आपको पता ही नहीं है कि स्कूल में जाना। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपको किस घर में वापस आना है। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी चल रहा है। ओके, सो इनका भी ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी चल रहा है, इनको पता है कि इनको कहाँ जाना है, कहाँ से वापस आना है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्टेन ऑर्बिट्स में रहते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं। एनर्जी लेवल्स भी उनको बोलते हैं, एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं, हैविंग डिफरेंट रेडियस। हर एक ऑर्बिट का डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होता है और उस सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी इवन दो। तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है, तो ये ऑर्बिट्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑर्बिट को K बोल रही हूँ, इस ऑर्बिट को L बोल रही हूँ, जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट शेल होता है, उसको मैं K बोलती हूँ, जो सेकंड होता है उसको L बोलती हूँ, देन M N O ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। सो यहाँ पे और किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, मैंने कमेंट
11th में देखा था कि क्यों मैम यहाँ पे कितने मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, उसकी कुछ गिनती नहीं है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे आगे बढ़ती रहेगी वैसे ही नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है, ऑर्बिट्स हैं। अगर इसने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाना है या दूसरे इस वाले ऑर्बिट से यहाँ पे जाना है, इस चीज़ की डिटेल आपको 11th-12th में आएगी। बट अभी अगर आपको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को गेन करना पड़ेगा या एनर्जी को लूज करना पड़ेगा इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। ऐसा नहीं है स्पाइरल पाथ में एनर्जी रेडिएट करते करते न्यूक्लियस में आके कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या उस अमाउंट ऑफ, सपोज इसकी एनर्जी है x, इसकी एनर्जी है x प्लस वाई, तो ये क्या करेगा, अगर इसको x एनर्जी लेवल से x प्लस वाई एनर्जी लेवल पे जाना है तो ये क्या करेगा, y अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करेगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर उसको x प्लस वाई एनर्जी से x एनर्जी की तरफ आना है तो वो क्या करेगा, y एनर्जी को रिलीज कर देगा, जाने देगा और इस एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। मतलब अगर उसको एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाना है, एनर्जी को इधर लूज करेगा या एनर्जी को करेगा गेन। ओके, नेक्स्ट इज, ये रहे एनर्जी लेवल्स। आपकी एनसीईआरटी की ही डायग्राम है, मैं आपको बता देती हूँ। बीच में यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ये न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फर्स्ट शेल इज KLMN, n इज इक्वल्स टू 1। n से क्या डिनोट होता है कि वो कौन सा शेल है। ओके, n इज इक्वल्स टू 1 इज फर्स्ट शेल, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, KLMN। ओके, सो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी, वो हम फिर से करेंगे। पहले ये देख लेते हैं पोस्टुलेट्स क्या है बोहर मॉडल ने। उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो कि कहता है नेगेटिवली चार्ज हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन ऑर्बिट्स, इन फिक्स्ड ऑर्बिट दैट आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। ईच ऑर्बिट और शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, उसकी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स इज नोन एज ऑर्बिटल शेल्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल शेल्स बोलते हैं। ये चाहे आप ना भी करो तो भी ठीक है। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर। आपने देखा इंटीजर n इज इक्वल्स टू 1 2 3, ऐसा नहीं होगा एनर्जी लेवल हाफ, एनर्जी लेवल 3/4, नो, इट विल बी 1 2 3 4 5 6। ओके, सो दैट इज KLMNO, ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। देयर इज अ लिमिट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो दो चीजें हैं, लास्ट टाइम बताई थी, फिर से बता रही हूं, दो चीजें हैं। अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल में, K की बात कर रही हूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो अभी आके पढ़ते हैं, ठीक है। वहां से हमें पता लगेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये कैपेसिटी कितनी होल्ड करता है, कितने लोगों के साथ, कितने इस रूम में कितने लोग आ सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज होती है, आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। इसी से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगता है। तो अभी मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही हूँ, आउटर मोस्ट शेल की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी कैपेसिटी है, K शेल की कितनी कैपेसिटी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, L शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, M शेल 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, N शेल 36 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n², जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वहां से ही ये मैजिक नंबर्स आते हैं। The electrons in an atom move from lower energy shell to higher energy shell by gaining energy. Lower shell से higher जाना है तो एनर्जी को गेन कर लेगा, हायर से लोअर आना है एनर्जी को रिलीज कर देगा। ओके, सो कहता तभी क्या है, जो हमारा एटम है वो अनस्टेबल नहीं होता, ये क्या है, एक स्टेबल चीज है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे अभी। सो द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसमें से प्रोटॉन्स कितने हैं वो हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। एंड जैसे आधार कार्ड हमारी आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या होती है, एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है, उसकी आइडेंटिटी बताता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल Z। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल Z लेटर से एटॉमिक नंबर को। नेक्स्ट इज
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें सबको पता है कि एटम, जे थॉमसन ने बताया था, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। सो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर को अगर हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम। वाई वन न्यूट्रल एटम की बात क्यों हो रही है? अगर न्यूट्रल एटम नहीं होगा, प्रोटॉन्स को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेंगे तो अगर सपोज करो आपके पास है हाइड्रोजन का एटम, उसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने उसको, वो एटम न्यूट्रल नहीं है, आपने क्या किया, एक H पॉजिटिव कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो क्या अभी एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं, क्योंकि अभी ये जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं है। तो ये चीज लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम्स। नेक्स्ट इज द प्रोटॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो राजे, प्रोटॉन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते, मतलब कि प्रोटॉन्स कौन सी चीज है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बीच में है, उसको बंद करके ताला लगा के कहीं चाबी फेंक दी गई है। इसका मतलब प्रोटॉन्स तो बाहर नहीं आ सकते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं तो केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। एंड केमिकल रिएक्शंस होने का रीजन क्या है वो हम आगे आने वाले इसी क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, क्यों केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बट अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट इज मास नंबर। अगेन मास नंबर को भी हम किस में पढ़ेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के केस में पढ़ेंगे। द टोटल मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब जो न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में जो सामान पड़ा है ना, उसको जब ऐड कर देंगे, हमने वैसे भी देखो किसी भी बॉडी का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? अगर मेरा वेट करोगे तो ऑल ओवर मेरा वेइंग मशीन में लेके जाओगे, मतलब मैं जाऊंगी वेइंग मशीन में, अपना वे करूंगी, ठीक है, तो देखो वहां पे मेरी पूरी बॉडी का मास आ रहा है, राइट? तो यहां पे भी एटम की पूरी बॉडी का मास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास निग्लिजिबल होता है, उसका मास बिल्कुल कोई उसकी वैल्यू नहीं है इलेक्ट्रॉन के मास की, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को तो देखा भी नहीं जाता, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे ध्यान दिया जाता है। रदरफोर्ड ने भी बोला था सारा का सारा मास एक एटम का न्यूक्लियस के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो व्हाट इज मास नंबर? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय, उसका डिनोट कैसे किया जाता है? एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर। नेक्स्ट इज सोडियम के बीच में देखो प्रोटॉन्स क्या बताते हैं, ये एटॉमिक नंबर बता रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर वाले Z बता रहा है, और अगर हम दोनों चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा, विच विल बी 11 + 12 इज इक्वल्स टू 23। सोडियम का मास नंबर क्या होता है? 23। कार्बन का 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन्स दैट इज 12, एंड हाइड्रोजन का आएगा 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन बेचारा इकलौता है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका मास आएगा 1। ओके, सो ये चीज है, और ये चीज और एक चीज याद रखनी है, जो एटॉमिक मास होता है दैट इज मास नंबर ओनली, और एटॉमिक मास यूजुअली डबल होता है। एटॉमिक नंबर के यूजुअली डबल होता है या डबल से 1-2 ज्यादा हो जाएगा, दैट्स इट, दैट इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के फर्क की वजह से। जरूरी नहीं है जितने प्रोटॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन्स हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, मास नंबर इज इक्वल्स टू, इस चीज को चाहे इस चीज में मत ही पढ़ो, ठीक है, सीधा हम देखते हैं, मास नंबर इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किसके इक्वल है? जितना मास प्रोटॉन्स का है प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर इन दोनों चीजों को हम सम अप कर ले तो मास नंबर किसके इक्वल हो जाता है? एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। सो मास नंबर एंड एटॉमिक मास आर सेम थिंग। रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ऐसे ही देखते हैं,
पहले तो इसकी देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। ये है एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे एक्स क्या होगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट, क्या सिंबल है उस एलिमेंट का। मास नंबर किससे डिनोट किया जाता है, ए से, एंड एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। सो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन। इसको देखते सार आपको क्या पता लग जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है H11, इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, सिंबल से पता लगा। मास नंबर बोल रहा है एक है उसका, एटॉमिक नंबर बोल रहा है एक है उसका। ओके, तो इस रिप्रेजेंटेशन से आप मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर पता करवा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर आपको कोई पूछे कि ये यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, एक चीज मैं आपको समझाती हूँ, रुको। सपोज आपके पास इस तरीके की कुछ चीज है, ठीक है, आपको ऐसे आपको बोला गया यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये देखो so sorry for that. Okay, so one is mass number, ये मास नंबर है, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है, कितने प्रोटॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। मास नंबर भी इसका 1 है, मास नंबर क्या डिनोट करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो क्या है, प्रोटॉन किसके इक्वल है, प्रोटॉन इज 1 ओनली, 1 प्लस n इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल रही हूँ, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये चीज निकलती है, ठीक है। ये चीज अगर समझ में आई है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी समझ में आई तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हम आपको 10 मिनट कंसेप्ट में भी आके समझा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। सो ये मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई है, 2n² होता है, इससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक शेल में वो हम पता करवा सकते हैं। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें कैसा पता लगेगा, ऑक्टेट रूल से हमें पता लगता है, डुप्लेट रूल से हमें पता लगता है। जो ऑक्टेट रूल वो बोलता है अगर मैं एटम हूं मैं तभी स्टेबल हूंगा अगर मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम लेके आ जाते हो। इसी वजह से केमिकल रिएक्शंस इस दुनिया में हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज चाहती है मैं स्टेबल हो जाऊं। मैं चाहती हूं मैं स्टेबल हो जाऊं, इसलिए मैं पढ़ा रही हूं। आप चाहते हो आप स्टेबल हो जाओ, इसलिए आप पढ़ रहे हो इतनी शिद्दत से, ठीक है। तो हम सब क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, के शेल तो बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन से ही खुश हो जाता है, और के बाकी जितने भी शेल्स हैं उनको कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसीलिए इसको ऑक्टेट रूल बोला जाता है। ऑक्ट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट, ये वर्ड याद रखना, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूं, तभी ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज तो वो अपने मैजिक नंबर पे ही चलता है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको अगर और भी ज्यादा डिटेल में समझनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में करवाई हुई है। वैलेंसी से पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करवाई थी। अभी हम फटाफट उसको रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक, ये है के शेल, ये है एल शेल। तो इस तरीके से यहाँ पे के शेल में मैक्सिमम 2 ही फिल हो सकते थे। लिथियम जब आया इसका 3 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 2 ही फिल हो सकते थे, तो उसका जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चला गया। बेरिलियम के 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। देन उसके बाद 3 4 5 6 करते करते यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी ऑक्टेट एल तक कंप्लीट हो चुका है, आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट आएगा ना हमारे पास, सोडियम आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। वो बोलेगा मैं यहाँ पे तो 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लेके आ सकता, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कैसे कर दूं। और वैसे भी जो KLM होता है ना, उसमें L वैसे भी 8 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल की बात करें फिर तो बेचारा कर ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, वो M शेल में चला गया। ऐसे करते करते हम कहाँ पे चले गए, आर्गन तक चले गए। आर्गन हमारे पास क्या है, नोबल गैस है, संत बंदे हैं ये क्या करते हैं,
ये खुश है अपनी ज़िंदगी से, ये बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इनको ज़रूरत नहीं है केमिकल रिएक्शंस करने की। केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कि भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, और किसी से 3 इलेक्ट्रॉन छीन के उससे दोस्ती करके 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके वो क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, कुछ ना कुछ करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना ही उसका क्या है? मेन मकसद है। ओके, वेट, ओके, सो हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे है आर्गन, आर्गन तक हम पहुंच गए। उसके बाद पोटाशियम एंड कैल्शियम आता है। पोटाशियम का क्या है? एटॉमिक नंबर इज 19, ठीक है। 2 8 8 ऐसे करते हुए इसके इलेक्ट्रॉन जो है फिलिंग हो गई। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो कहाँ पे जाएगा? एन शेल में जाएगा। अगेन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 20, 2 8 8 करके यहाँ पे फिल हुए, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चला गया। तो ये क्या है? इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होती है। ओके, सो ये चीज डिटेल में मैंने आपको करवाई हुई है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एनसीईआरटी में एक पेज है, ये पिक्चर दी हुई है। जैसे मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में करवाया KLMN, उसी चीज को इन्होंने कैसे कर दिया? ये न्यूक्लियस बता दिया, ये K शेल बता दिया। सपोज कर लो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है? ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये K शेल है, ये L शेल है, ठीक है। तो K शेल है, L शेल है। हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, K में 2 जाएंगे, यहाँ पे 4 जाएंगे। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शो करे हुए हैं। मतलब उसी चीज को एटम के स्ट्रक्चर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है उस चीज को इन्होंने डिस्क्राइब करा हुआ है। आप इस टेबल को अच्छे से एनसीईआरटी में देखना। अगर नहीं समझ में आता मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको इसके 2-3 मिनट में इसकी कोई छोटी सी वीडियो लेके आपको समझा दूंगी इस चीज। सो नेक्स्ट देखते हैं। या सो दिस इज अनदर टेबल दैट इज इन योर एनसीईआरटी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद उनका सिंबल, एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन उसकी KLMN में उसकी फिलिंग कैसे है। तो ये सारे टेबल को एक बारी रिवाइज करना है आपने, बहुत ध्यान से समझा मैंने दिया है आपको, एक बार इसको जरूर देखना है। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सो नेक्स्ट इज इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस में हमने क्या करना है? इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस में हमने क्या करना है? यहाँ पे इनर्टनेस, इनर्टनेस मतलब जिसको किसी और से लेना देना नहीं है, खुद के ऑक्टेट फिल हैं इसके, इसको कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं करने होते। तो ये क्या होते हैं? साधु संत लोग होते हैं। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो मेरे को एग्जैक्टली इसके लास्ट 2 वर्ड्स नहीं याद है। इट वॉज समथिंग लाइक हीना, नीना और कैटरीना, हीना, नीना और कैटरीना। और उसके बाद बाकी दो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना, हीना, नीना और कैटरीना। फिर इस ट्रिक को कंप्लीट करना, जेनॉन एंड रेडॉन से क्या बन सकता है। ओके, सो इस ट्रिक को आप कंप्लीट करोगे, मैं कंप्लीट नहीं करूंगी। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ दीज गैसेस, ये जो नोबल गैसेस हैं। और यहाँ पे ये क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल हैं, ये KLMNOP। और किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि मैम ये जो शेल्स हैं ये कहाँ तक जाते हैं? बच्चे ये बहुत दूर तक जाते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो जितने इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इनको मतलब और शेल्स चाहिए होंगे, वैसे इनकी शेल नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसका कुछ एज सच लिमिटेशन नहीं है, राइट। सो ये क्या है? KLMNOP। तो इस तरीके से ये जा रहे हैं। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे मैंने K में 2 ही रखे हैं, बाकियों में 8 8 8 8 आ गए हैं, ठीक है। ऑक्टेट से ज्यादा मैं बढ़ ही नहीं रही हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मैं आउटर मोस्ट शेल में रख ही नहीं रही हूँ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बढ़ चुकी हूँ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी जितनी ऑक्यूपेंसी है, जितना वो अकोमोडेट कर सकता है, मैं उसको उतना अकोमोडेट करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइसोटॉप्स। तो मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन में? हम आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स को इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे। सो आइसोटॉप्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन है, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए बट मास नंबर इसका डिफरेंट होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कब? अगर वो एक न्यूट्रल एटम है, अगर वो क्या है? एक न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होते हैं। सो सेम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स इसके डिफरेंट होंगे क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है ना। मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। मास नंबर इज व्हाट? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो सेम ही है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोटॉप्स की। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन के दो मास नंबर होते हैं 35 एंड 37 एंड यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? आप देखोगे प्रोटॉन्स आर सेम, प्रोटॉन्स बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ गया? न्यूट्रॉन्स पे यहाँ पे डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, दैट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ये 3 इसके आइसोटॉप्स होते हैं। मास नंबर 1, 2, 3, प्रोटॉन्स इनमें सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट आ जाता है, उसी की वजह से इसका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। कार्बन, कार्बन का आइसोटॉप आपने पहले जब मैंने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ाया था वहां पे भी हमने देखा था कार्बन 12 आइसोटॉप यूज हुआ था क्योंकि बहुत हाई अबंडेंस में होता है। ओके, सो कार्बन 12 आइसोटॉप का क्या मतलब था? वो कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो, क्योंकि कार्बन का मास नंबर 13 भी होता है, कार्बन का मास नंबर 14 भी होता है। ओके, सो ये चीज है, इस चीज को हमने याद रखना है। यहाँ पे प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? न्यूट्रॉन्स में। और क्या चीज याद रखनी है? यहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करके ही तो हमारे पास इसका मास नंबर बन रहा है। 6 + 6 12, 6 + 7 13, 6 + 8 14। ओके, सो मास नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं 16, 17 एंड 18। प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। न्यूट्रॉन का यहाँ पे आपने देख लेना है। नेक्स्ट इज नियॉन। नियॉन क्या है? नोबल गैस है हमारी। इसमें 3 आइसोटॉप्स हैं 20, 21, 22। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, इलेक्ट्रॉन इज सेम, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट हो गए हैं। ओके, सो ये है, बहुत सारी एग्जांपल्स हमने किसकी करी? आइसोटॉप्स की बहुत सारी एग्जांपल्स करी। लेकिन आइसोटॉप्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंस है? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ओके, इस चीज को याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं क्या आइसोटॉप्स में? अगर यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे टेबल देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आइसोटॉप्स के सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आइसोटॉप्स के सेम रहते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम रह रहे हैं तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। तो आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। नाउ लेट्स कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट। ये सारी चीजें ये किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। और मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो भाई तुम्हारे सेम है, बट न्यूट्रॉन्स में तो डिफरेंस आ जाता है। न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आया मतलब मास नंबर में डिफरेंस आया, मतलब एटॉमिक मास में डिफरेंस आया। एटॉमिक मास में डिफरेंस आएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। नटशेल में बोलूं तो आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट हो जाती हैं। सो गाइज, नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। सो ड्यू टू आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की एग्जिस्टेंस की वजह से, क्योंकि किसी आइसोटॉप का कितना एटॉमिक मास है, किसी आइसोटॉप का कितना एटॉमिक मास है, डिफरेंट डिफरेंट इनकी अबंडेंस है, इसी वजह से उनका एवरेज निकाल के हमने एक पर्टिकुलर मास निकाला जाता है ओवरऑल। कि हाँ चलो क्लोरीन का सपोज करो हमारे पास, सपोज क्या 2 ही हैं हमारे पास इसके आइसोटॉप्स 35U एंड 37U। इसकी अबंडेंस है 75%, इसकी है 25%। तो इन दोनों का एक एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है जो फ्रैक्शन में निकल जाता है, इसी वजह से उसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो इसका निकल के आता है, आपको अगर कोई पूछे क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, यू वांट से 37, यू वांट से 35, यू विल से 35.5। ये कैसे आया?
इसकी अबंडेंस और इसका एटॉमिक मास को कंबाइन करके, लाइक कैसे कंबाइन किया इस चीज को, जैसे 75% ऑफ 35U प्लस 25% ऑफ व्हाट 37U, इसको निकाल के हमारे पास क्या आया 35.5, दैट इज इन फ्रैक्शंस। सो नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वो आइसोटॉप्स जो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अनस्टेबल आइसोटॉप्स किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से जो आइसोटॉप्स अनस्टेबल हो जाते हैं और वो क्या इमिट करना शुरू कर देते हैं, रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर देते हैं। उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। रेडिएशंस कैसे, अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करना शुरू कर देते हैं और इसकी एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में हमने बहुत जगह देखी है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। हर आइसोटॉप रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं होता, कुछ अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं। सो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इसको रेडियो आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है। यूरेनियम 235 रेडियो आइसोटॉप्स को क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड करवाया जाता है न्यूट्रॉन से। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन होती है। न्यूक्लियर फिजन मतलब एक बहुत बड़ा एटम दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, दो और एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फ्यूजन क्या होता है, दो एटम्स आए कंबाइन होके एक बड़ा एटम बना दिया। फिजन क्या है, एक बड़ा एटम था टूट के दो बना दिए या दो से ज्यादा बना दिए। ओके, so this is nuclear fission. Uranium nuclei breaks up into smaller nuclei to generate, क्या होता है, हीट जनरेट करती है। हीट जनरेट किस लिए यूज होती है, पानी को बॉईल करने में, और उस पानी को बॉईल करके जो उसकी स्टीम निकलती है, उसी स्टीम से टरबाइन जो है वो क्या करनी शुरू हो जाती है, मूव करनी शुरू हो जाती है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट इज आर्सेनिक 74 यूज की जाती है ट्यूमर्स के लिए। ट्यूमर्स जो हैं, अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर है, ब्लड क्लॉट्स है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आर्सेनिक 74 को यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉट्स है तो सोडियम 24 को यूज किया जाता है, मतलब सोडियम का 24 मास नंबर वाला आइसोटोप। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या है, कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है टू क्योर कैंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस आइसोटॉप को यूज किया जाता है कैंसर को क्योर करने में, दैट इज कोबाल्ट 60। ओके, नेक्स्ट इज आयोडीन 131 को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द रेट एट विच थायराइड ग्लैंड्स। तो गॉइटर कौन सी बीमारी होती है, हमने देखा था गॉइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आयोडीन 131 को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट कि आपका थायराइड ग्लैंड कितनी आयोडीन को किस रेट पे कंज्यूम कर रहा है। ओके, सो फाइंड आउट द रेट एट विच थायराइड ग्लैंड टेक्स अप आयोडीन, ताकि उसमें डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, सो इस चीज के लिए आयोडीन 131 को यूज किया जाता है। वन मोर थिंग, टू डिटेक्ट लीक इन द अंडरग्राउंड पाइप्स। अंडरग्राउंड पाइप्स है, उसके बीच में लीक्स वगैरह देखने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेडियो आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। क्या होते हैं, बेसिक इसकी डेफिनेशन है डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था, आइसोबार्स में सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट मास नंबर था। ठीक है, या मास नंबर बोल लो या एटॉमिक मास बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। तो वहां पे हमने ये चीज देखी थी। उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, हमारे पास आइसोबार्स है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, सेम मास नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो मास नंबर सेम होने का क्या मतलब है, इसके न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो सेम होंगे। ओके, सो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आर्गन एंड कैल्शियम का हमने देखा था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन से
डिस्कस किया जाता है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बताया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 है तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से इसका टोटल मास नंबर, मतलब न्यूक्लियॉन्स जो है, इसको न्यूक्लियॉन्स बोल दो, मास नंबर बोल दो, एटॉमिक मास बोल दो, सेम ही बात है, क्योंकि ये सारे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। सो ठीक है, यहाँ पे इसका जो प्रोटॉन्स है वो तो डिफरेंट है ही, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो डिफरेंट है ही, बट इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या याद रखनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, लेकिन उनका जो सम है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज जस्ट डिफरेंट, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, इनका जो सम है वो सेम हो जाता है, इसका मतलब मास नंबर इज सेम। सो एग्जांपल इज आर्गन कैल्शियम, प्रोटॉन्स इसमें 18 है, 20 है, न्यूट्रॉन्स इसमें 22 है, इसमें 20 है, इसका सम जो है वो सेम आ जाता है। सो दिस इज अबाउट आइसोबार्स। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन वन शॉट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उन बच्चों का पक्का रिप्लाई करती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डाउट है। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो पे भी मैंने सभी को रिप्लाई किया जिनको डाउट था, एंड जो मैंने बीच में क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स भी आपको देने हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।